हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। जैसा कि आप सब जानते होंगे, 8 जैन को हमारा यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया है और उसका सबसे पहला पेपर होता है एसए पेपर, राइट। तो प्रेप आईएएस आपके लिए ला रहा है इस एसए पेपर का एनालिसिस, राइट। इस एनालिसिस में हम देखेंगे कि किस टाइप के टॉपिक्स आए हैं ऐसे लिखने के लिए इस बार पेपर में, और उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है एंड व्हाट यू कुड डू सो दैट नेक्स्ट टाइम आप इस टाइप के जो डिफिकल्ट ऐसे टॉपिक्स हैं उनको हैंडल कर पाए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है ऐसे पेपर का, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ ऐसे पेपर, ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पेपर ऐसा है जिसमें आप मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दीज आर 250 मार्क्स फॉर जस्ट 2 क्वेश्चंस। रिमेंबर, 250 मार्क्स फॉर 2 क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन के लिए 250 मार्क्स मिल रहे हैं आपको यहाँ पर। जबकि दूसरे पेपर में आपको 20 क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, यानी 20 बार सोचना पड़ता है। यहाँ बस आपको 2 बार सोचना पड़ेगा, राइट। कोई सेपरेट सिलेबस नहीं है इसका, देयर इज नो सेपरेट सिलेबस। जो आप जीएस 1, 2, 3, 4 में जो सब पढ़ते हैं उसी को आपको यूज करना है, राइट। और प्लस you only need to write around 2500 words, even less than 2500 words कई बार, क्योंकि 1250 within essay there is a limit from 1000 to 1250 words, right? So maximum आपको 2500 words आपसे expected है, right? और ज़्यादातर लोग जिस टाइप के टॉपिक्स इस बार आए हैं, आई थिंक 1000 वर्ड्स भी लिखना उनके लिए मुश्किल रहा होगा, राइट। जबकि आपको दूसरे पेपर्स, मान लीजिए GS4 एथिक्स का पेपर ले लीजिए, उसमें कई बार लोगों को 4-4 हजार वर्ड्स तक लिखना पड़ता है, राइट। सो आप समझ सकते हैं कि कितना ही इंपॉर्टेंट है, कितना मिनिमम एफर्ट है इस पेपर में, बट मार्क्स आर 250। एंड सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इट इज़ द फर्स्ट पेपर, जो सबसे पहला पेपर है ये। बेसिकली अगर ये पेपर आपका अच्छा जाता है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता है, एक सही मोटिवेशन बनता है, राइट। तो अगर ये पेपर अच्छा जाता है तो देयर इज अ गुड चांस कि इसका एक पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा और उसका इम्पैक्ट आपके अगले पेपर्स पे भी होगा। सो आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट पेपर है। सो लेट्स सी द पेपर, राइट। सो आप जानते होंगे कि ऐसे पेपर आता है, उसमें इन टोटल 8 टॉपिक्स होते हैं, डिवाइडेड इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, राइट। टोटल 8 टॉपिक्स इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, और हर सेक्शन से 4 में से आपको एक टॉपिक सिलेक्ट करना होता है, राइट। और उस एक टॉपिक पे फ्रॉम 1000 टू 1250 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है, एंड दैट वन ऐसे इज ऑफ 125 marks, right? So this is the basic scheme. So this is the basic scheme for the essay paper. Let's see what essay topics were given in section A. सबसे पहला टॉपिक जो दिया गया था, that is life is a long journey between human being and being humane, right? सो व्हाट इट सेज, सो काफी फिलोसफिकल ऐसे है ये, राइट। काफी डीप मीनिंग है इसका, राइट। और इसके इंटरप्रिटेशंस भी बड़े डाइवर्स हो सकते हैं, ओके। मतलब कई लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके में से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ओके। लाइक ह्यूमन बीइंग दैट मीन्स you are this is your biological classification, and when you are a human being, when it is saying that from human being to being human, so when you are a human being, you are driven by your basic instincts, you are driven by your basic instincts, okay. Basic instincts like your hunger, okay, self interest, many times greed, okay, jealousy. These are all those basic instincts that drive you, self preservation, okay. And then as our life progresses from human being, we become humane, okay. So इसमें आप ये सारे, now what does being humane means, right? Being humane means having empathy, right, having compassion, right, serving the societies, right, contributing to the society, okay, contributing to our civilization, contributing to our culture. That's what being humane means. So from when we are born, we are a human being, we are driven by our basic instincts. Like हमें भूख लगती है तो हम रोते हैं, okay. हमें फॉर इंस्टेंस कुछ भी चाहिए होता है तो हम उसके लिए उसके लिए जिद करते हैं, okay. We are greedy, we are driven by self interest, okay. But as we progress in our life, okay, then we become more and more humane,
Okay, how is that possible? That is because of our society. Our society, from our society we learn various values, right? This is, अगर आप इसको अगर आप पूछेंगे इस पे कंटेंट कहाँ से लाए, आपने GS4 में पढ़ा नहीं है कि एथिक्स के पेपर में सोशलाइजेशन, ओके, सोशलाइजेशन मेक्स अस मोर ह्यूमन, राइट? क्योंकि मान लीजिए सोसाइटी में आप जानते हैं कि अब सोसाइटी में जो भी काइंड पर्सन्स हैं उनको बड़ा ही रिस्पेक्ट दिया जाता है, सो यू विल बी बिकम काइंड ग्रेजुअली, राइट? बट इस ऐसे में आपको दोनों चीज़ों, मतलब एक होलिस्टिक व्यू रखना चाहिए, आपको बहुत सारे डायमेंशंस एक्सप्लोर कर सकते हो इस ऐसे में। बड़ा ही ओपन एंडेड ऐसे है, राइट? बट बीइंग एन ओपन एंडेड ऐसे, एक थ्रेट भी होता है इस टाइप के ऐसे में। क्या थ्रेट होता है कि आप अपने मेन टॉपिक से इससे डाइग्रेस कर जाएंगे, तो ये थ्रेट भी होता है। सो ये थ्रेट भी काफ़ी आपको दिमाग में रखना होता है कि ऐसे ऐसे लिखते वक्त, राइट? बट बेसिक थीम इसकी यही है कि वी आर ड्रिवन फ्रॉम आवर सेल्फ इंटरेस्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ आवर ओन सोसाइटी, टू द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, टू हेल्प अदर्स। दैट्स व्हाट द बेसिक इंटेंट इज। अब वो कैसे होता है, और अगर आगे जाके हम देखते कि कई लोग ह्यूमन नहीं भी होते, ये सारे एस्पेक्ट्स आपको इस टॉपिक में एलैबोरेट करने थे, राइट? लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। So mindful manifesto is the catalyst to tranquil self, right? So what do you understand here? Please use your common sense. कई लोगों को इस ऐसे को ये ऐसे के टॉपिक्स का जो टाइटल ही ऐसा है, राइट, इसको समझने में ही काफी दिमाग लगता है। सो दैट्स वाई आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। कई बार कोई अगर इंग्लिश का वर्ड आपको यहां समझ नहीं आए तो आप हिंदी में जरूर देख लीजिए। से ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मीन्स शांत चित्त, राइट? काम एंड पीसफुल माइंड, ओके, दैट्स व्हाट ट्रैंक्विल मीन्स। क्योंकि कई बार लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ चीज समझने में, या ऐसे का अगर कुछ इंटरप्रिटेशन आपको नहीं मिल रहा है, सो यू कैन सी दैट इंटरप्रिटेशन इन हिंदी, और हिंदी में आपको देख के शायद से उसका आइडिया लग जाए, ओके? दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट आपको इस पेपर में भी कॉमन सेंस यूज करना है, राइट? सो माइंडफुल मैनिफेस्टो। सो मैनिफेस्टो से आप क्या समझते हैं? जैसे पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, राइट? पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो क्या बताता है कि व्हाट दे विल डू, राइट? एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट दिस एसे इज अबाउट योर सेल्फ, व्हाट, राइट, अबाउट योर सेल्फ। सो व्हाट इज योर ओन मैनिफेस्टो, राइट? आपकी खुद का क्या मैनिफेस्टो है, आप क्या सोचते हैं करने के लिए, एंड राइट, एंड इट शुड बी माइंडफुल। वो सोचा समझा मैनिफेस्टो होना चाहिए, ऐसे ही रैंडमली नहीं होना चाहिए, ऐसे ही जोश जोश में आके कुछ नहीं आपको सोचना चाहिए। इट शुड बी माइंडफुल, ओके? एंड इट इज अ कैटलिस्ट। तो अगर आपने सोच समझ रखा होगा, अगर आपने अपना फ्यूचर प्लान कर रखा होगा, देन इट इज अ कैटलिस्ट, दैट इज इट हेल्प्स इन ट्रैंक्विल सेल्फ। ट्रैंक्विल सेल्फ मीन्स इट हेल्प्स इन कीपिंग आवर माइंड पीसफुल, इट हेल्प्स इन बीइंग काम एंड फोकस्ड, ओके? ये इस ऐसे की थीम थी, राइट? नाउ आई नो दिस इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, इस पे लिखना बहुत ही मुश्किल है, बट स्टिल थिंक अबाउट इट, think about some great persons, some great people, right? Let me give you an idea. Think about Buddha, Lord Buddha, right? The Madhyam Marg, isn't Madhyam Marg a mindful manifesto? Isn't Madhyam Marg, क्या Madhyam Marg एक mindful manifesto नहीं है? And right, and even Buddha says कि Madhyam Marg अगर आप follow करोगे, so you will be at peace, right? Let's see Aristotle. Let's see Aristotle. Okay, what does Aristotle say? Golden mean. You need to follow golden mean, right? You see, मैं कंटेंट कहां से ला रहा हूं, कोई सेपरेट नहीं, मैंने GS4 एथिक्स में जो पढ़ा है वहीं से मैं कंटेंट ला रहा हूं। इस तरीके से आप अशोक धम्मा, राइट, अशोक धम्मा भी बोल सकते हैं, राइट? सो ये सब कंटेंट आपको सोचना पड़ेगा, वहां कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको खुद सोचनी पड़ेंगी, राइट? सो आई होप आप अंडरस्टैंड कर लिए होंगे कि ये सेकंड ऐसे का थीम क्या था और आप क्या इसमें बता सकते हो, ओके? एंड इवन अगर और अच्छा आपको बनाना है तो इसमें आप कोई एनेक्डोट दे सकते हो, या कोई अपना पर्सनल रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हो, या कोई कोट भी यूज कर सकते हो। इनफैक्ट कोट, एनेक्डोट इन चारों एसेज में यूजफुल है, क्योंकि बिकॉज ऑल दीज 4 एसेज आर फिलोसफिकल इन नेचर, इनमें कोई फिक्स कंटेंट नहीं है और बड़े ही ओपन एंडेड हैं और बहुत ही डाइवर्स इनका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट सेज ships do not sink because of water around them. Ships sink because of water that gets into them, right? So again बड़ा ही ये metaphorical है, right? You need to see that ship, basically ship is your mind.
your mind does not sink, does not get corrupted. Your mind does not get corrupted because of all the bad things around you, right? It gets corrupted when you are influenced by all these bad things, right? When you start letting those bad things influence you. Okay, so एक एग्जांपल मैं देता हूं इसका, स्मोकिंग, राइट? राइट, स्मोकिंग। नाउ पर्सनल एग्जांपल मैं देता हूँ, राइट? मेरा काफी बड़ा फ्रेंड ग्रुप है, राइट? मेरे फ्रेंड ग्रुप में ज्यादातर लोग स्मोक करते हैं, बट पर्सनली मैं स्मोक नहीं करता, बिकॉज I do not let that water get inside, let that unhealthy habit get inside of me, right? So इसी तरीके से आप भी अपनी लाइफ का कोई पर्सनल एग्जांपल कोट कर सकते हैं, साइट कर सकते हैं, और भी दूसरी चीजें हैं, राइट? लेट्स से गांधी जी, ओके, गांधी जी का एग्जांपल लीजिए। गांधी जी when Gandhi ji called off non-cooperation movement, when Gandhi ji called off non-cooperation movement, he stood fast to his principle of non-violence. He stood by his principle of non-violence despite all the water around him, that is everyone around him was criticizing him ki why did you call off the non-cooperation movement at such a vital time when Chauri Chaura incident happened. But still he did not let his compromise on his principle. He did not compromise on his principle. Okay, so I hope आप इस थर्ड टॉपिक की भी थीम अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि it is about principles. You should be principled in your life and you should not let your principles be compromised. It is again GS4 integrity. It is about integrity. It is about intellectual integrity, right? You should do what is right irrespective of anything. Okay, you should not let the bad things from outside come in. ऑल्दो इसके अलावा भी इसको और डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट मोर और लेस द इंटरप्रिटेशंस विल लाई इन सिमिलर मैनर बिकॉज दे आर सो सब्जेक्टिव। कोई एक फिक्स्ड इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती इनकी, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू अवर फोर्थ ऐसे। Again, see, the fourth essay is simplicity is ultimate sophistication. Okay, now the topic itself is so simple, but it is so sophisticated. Okay, this is how you could have started. This is how you could have started this essay. Say you were writing this essay and you अगर आप ये ऐसे लिख रहे होते और अगर आप शुरू में ही लिख देते कि out of all the topics, out of all the 4 topics in UPSC paper section A, I chose this 4th topic because it was so simple yet so sophisticated topic. Okay, like this would convey that you understood this thing, you understood the topic, you understood the point of the topic. Okay, you are literally applying that point. Okay, and again it is very simple, but हाँ इस पे कंटेंट लिखना बड़ा ही मुश्किल है। एंड लाइक हाउ विल यू ट्रेन योर ब्रेन टू राइट कंटेंट ऑन दिस? आप सब के सब जो होते हैं एक काम करते हैं ऐसे लिखने से पहले, ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइट? बट एक ही अंतर होता है, कुछ लोग बहुत ही प्रैक्टिस करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग का और ऐसे लिखने का, और कुछ लोग बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते, एंड दैट्स द डिफरेंस। अगर आपने काफी प्रैक्टिस की होगी तो वहां जाके भी आप जब ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो अपने आप काफी पॉइंट्स, काफी डिफरेंट और डाइवर्स पॉइंट्स आएंगे आपको, राइट? लाइक जैसे मेरे को अभी ये पॉइंट है कि यू कुड हैव स्टार्टेड कि मैंने ये टॉपिक ही इसलिए चूज किया बिकॉज इट इज सिंपल, दैट्स व्हाई आई फेल्ट इट्स द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टॉपिक, राइट? ओके, और बाकी आप और क्या कई एग्जांपल्स हैं लाइफ में, जैसे गांधी जी का एग्जांपल दे दीजिए। अगेन गांधी जी, लाइक गांधी जी ओनली यूज टू वेयर अ प्लेन पीस ऑफ क्लॉथ, राइट? एक धोती पहनते थे, ज्यादा कुछ लाइक इतना ज्यादा कुछ कपड़े वपड़े जैसे अंग्रेज पहनते थे वैसे नहीं पहनते थे। इवन इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस व्हेन ही वेंट देयर ही ओनली वोर अ पीस ऑफ धोती, राइट? ऐसे ही आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, आप अपने पर्सनल लाइफ के एग्जांपल्स दे सकते हैं, राइट? और आपको एक्सप्लेन करना होगा उनको डीपर मीनिंग में जाना होगा उन चीजों की। बट स्टिल आई एग्री कि इस पे 1000 वर्ड्स का कंटेंट लिखना इन चारों टॉपिक्स पे इज अ मेजर चैलेंज। ओके, सो व्हाट वर योर ऑब्जर्वेशंस? अगर हमने ये चारों टॉपिक्स देखे तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? डिड यू ऑब्जर्व दैट सारे टॉपिक्स फिलोसफिकल और क्वाइट एब्स्ट्रैक्ट थे? It means they can be interpreted in diverse way, they are open-ended, so you have this open field to interpret them in diverse way. But आप ये जब ही कर पाएंगे जब आपने इस टॉपिक्स पे सोचा होगा पहले या आपने प्रैक्टिस की होगी। ओके, राइट? ऑल ऑफ देम हैड एन एलिमेंट ऑफ एथिक्स। आपको मैंने दिखाई दिया कि कैसे मैंने जीएस पेपर 4 की चीजें यूज की हैं, राइट? सो ऑल ऑफ दी 4 टॉपिक्स हैड एन एलिमेंट ऑफ एथिक्स, राइट? नेक्स्ट, and it is again as I told you, it is tough to write essay on these topics in topics पे आपको
फैक्ट्स नहीं काम में आते, राइट? और ऐसा एक जनरल कंटेंट नहीं है, कोई रिपोर्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है, राइट? ऑल द कंटेंट यू हैव टू थिंक, you have to be creative in these topics, you have to be creative, right? You have to be creative, you have to think, you have to use your brain in these topics, okay? You have to think deeper, right? So आपकी thought capability भी test करता है कि how critical or how analytical you could think, how much deep you could think about things, okay? So that is also tested here. And lastly, I would say this is an emerging trend. अगर 2019 का भी आप पेपर देखेंगे, सो देयर वर लॉट ऑफ फिलोसफिकल एसेज, ओके? एक सेक्शन पूरा फिलोसफिकल एसेज से था एंड यू हैड टू मेक अ चॉइस देयर. सो इट इज अ इमर्जिंग ट्रेंड दैट दीज काइंड ऑफ फिलोसफिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स ऑन एसेज विल बी आस्क्ड, राइट? नाउ लेट्स सी section B, right? In section B, the first topic that we encounter is quite abstract. Culture is what we are and civilization is what we have. Although it's abstract, अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको इसकी थीम समझ में आ जाएगी. See, culture is a way of life. Culture is a way of life, Culture is a way of life, and civilization is a summation of that way of life. Okay, let me give you an example. We have Indian culture, right? We have Indian culture, we have Japanese culture, right? Japanese culture, likewise American culture. But all these together forms ये सब एक साथ बनाता है human civilization, okay? All this together forms the human civilization, okay? Likewise, you could say we have Rajasthani culture, we have, South Indian culture, we have North Indian culture, but all this together forms your Indian civilization. All this together forms your Indian civilization. And then you can quote a plethora of examples like culture में कितने different aspects होते हैं. Like culture में होता है कि क्या कपड़े पहनते हो, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, like how do you, what are your relations, कि कैसे relations maintain करते हैं, living कैसे होती है, right? But civilization, then civilization में आप different aspects क्या हो गए, science and technology हो गया, उसका traditions हो गए. So there are many aspects. सो आई होप आप इस टॉपिक की थीम अंडरस्टैंड कर गए होंगे. अगेन इट इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, वेरी एब्स्ट्रैक्ट, एंड आई थिंक बहुत कम लोगों ने इस पे ऐसे लिखा होगा, राइट? इट्स गिवन दी इट्स एब्स्ट्रैक्ट नेचर, और गिवन कि इस पे कंटेंट सोचना बहुत मुश्किल है, इस पे बहुत कम लोगों ने ऐसे लिखा होगा, राइट? सो आप प्लीज इवन एक चीज आप जरूर करिएगा, आप कमेंट सेक्शन में डू राइट कि आप सेक्शन ए से कौन सा टॉपिक चूज करते हैं और सेक्शन बी से कौन सा टॉपिक चूज करते हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाइट अ कॉमन एंड रिपीटेड थीम, राइट? Like it says, there can be no social justice without economic prosperity, but economic prosperity without social justice is meaningless, right? So next topic है, there can be no social justice without economic prosperity. Okay, that means अगर economic growth नहीं होगी तो redistribution तो impossible है. Social justice, I hope you remember, it's about redistribution, it's about equality, right? It's about social economic equality, there should be no discrimination and so on so forth, right? So अगर economic growth नहीं होगी society में, अगर economic progress नहीं होगा society का, there won't be any resources, so उसका redistribution करना और equality सब में लाना, it would be quite a tough challenge. But अगर economic prosperity है, right, without social justice is meaningless. Right? Let me give you an example. Today, if we see, we are 5th largest economy. Can you see? We are 5th largest economy. Okay, we are 5th largest economy. But here is why it is less meaningful. I would not say meaningless, but I would say less meaningful. अगर आप global hunger index में आप हमारी रैंक देखेंगे तो वो 100 के ऊपर है. We are faring worse than Bangladesh in global hunger index. So is it worth it? Ultimately, economic prosperity का right goal क्या था? Was it there to only benefit a few? No, it was not there to benefit a few. In fact, इस टाइप की economic prosperity sustainable भी नहीं है कि जहां कुछ ही लोगों को फायदा होगा और बाकी सब impoverished रहेंगे, राइट? और प्लस आप इसको इनफैक्ट बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप हाईलाइट कर सकते हो. इनफैक्ट अगर आप देखा जाए तो अगर आपने जीएस पेपर 3 में इंक्लूसिव ग्रोथ टॉपिक पढ़ा होगा, तो
तो उसका काफी कंटेंट आप यहां पर पुटअप कर सकते हो, उसमें से मोस्ट ऑफ द कंटेंट आप यहां पुटअप कर सकते हो। प्लस GS2 में आपने प्रियम्बल या डीपीएसपी पढ़ा होगा, अगर डीपीएसपी स्लैश प्रियम्बल पढ़ा होगा तो वहां भी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात है, उन पॉइंट्स को भी यहां ला सकते हो। सो यू सी, ये ऐसा टॉपिक था जिसमें अगर आप अपने सिलेबस के बारे में सोचे तो काफी कुछ कंटेंट आ सकता था। ओके, सो इट वाज अ रिलेटिवली इजियर टॉपिक। अभी तक जितने 6 टॉपिक्स देखे उसमें से ये एक रिलेटिवली इजियर टॉपिक था, राइट? इस पे कंटेंट लिखा जा सकता था एंड आई थिंक काफी लोगों ने इस टॉपिक को चूज किया होगा। Next is again a much repeated theme, right? It is patriarchy, right? Like women empowerment या gender discrimination या around women issues, एक ना एक ऐसे हर साल आया है यूपीएससी में विदाउट फेल। ओके, विदाउट फेल अगर आप पास्ट के सारे पेपर्स देख लें, वुमेन इश्यूज पे एक ऐसे जरूर आया है। एंड इट्स अबाउट पेट्रियार्की, बट अगेन इट इज सेइंग पेट्रियार्की इज लीस्ट नोटिस्ड yet most significant structure of social inequality. Okay, it is a structure of social inequality, right? Now how, I hope you can remember it, like इसमें अगर आप वो theme देखेंगे तो basically there is discrimination from women, discrimination from womb to tomb, एंड ये थीम जो है काफी बार रिपीटेड है। अब जैसे आप बताएंगे कि पेट्रियार्की क्या है और आप उसका मैनिफेस्टेशन बताएंगे, उसका मैनिफेस्टेशन ऑफ पेट्रियार्की क्या है? सन प्रेफरेंस, राइट? सन प्रेफरेंस, ओके, सन प्रेफरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन। सिमिलरली जेंडर पे गैप हो जाए या प्रमोशंस में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेन के साथ, ऐसे ही हाउस होल्ड में वुमेन डोमेस्टिक स्फीयर में लिमिट है। तो आप देख रहे हैं कि कितना प्रिवेलेंट है पेट्रियार्की इन सोसाइटी। ये सारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज पेट्रियार्की। व्हाट इज पेट्रियार्की? दैट मेल्स are more superior to women. That's, अगर crux बोलें तो males are more superior to women, and because of this thinking, this is called patriarchy. And because of patriarchy there is son preference. Why? Because males are more superior than women. Why there is gender pay gap? Because why do males get more promotion avenues, more salary? Because it is believed that males are superior to women. सो आप समझ गए होंगे कि क्या थीम है। इस पे काफी डेटा और कंटेंट आपको इजीली आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो। सो राइट, इट इज एन इजी टॉपिक, काफी इजी टॉपिक है। एंड अगेन आई वुड से काफी लोगों ने ये टॉपिक चूज किया होगा। इनफैक्ट आई वुड से लाइक सेक्शन बी में तो मोस्टली 95% लोगों ने 6 और 7 टॉपिक चूज किया होगा, राइट? लास्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजी इज साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अगेन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है ये, राइट? इसमें लाइक आपके आईआर को कंबाइन कर दिया है टेक्नोलॉजी से। अगर इसका एग्जांपल देना हो तो आप सोच सकते हैं साउथ एशिया सैटेलाइट, ओके। और अभी रिसेंटली अगर रिसेंट एग्जांपल देना होगा तो इंडिया का कोविन है। इट इज अ वैक्सीन मैनेजमेंट सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ कोविड वैक्सीन, राइट? इंडिया हैज क्रिएटेड कोविन, a vaccine management system for delivery of vaccines, and India has said that it will use it to help other countries also. Okay, ये recently PIB में आया था, right? ऐसे ही बहुत सारे और एरियाज है। इंडिया और इजराइल का आप बहुत सारे एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस इंडिया और इजराइल के रिलेशंस अच्छे हैं, दैट्स वाई इजराइल और इंडिया का टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, राइट? प्लस ऐसे ही अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस एक हार्ड पावर के रूप में भी आ रहा है, राइट? लाइक मिशन शक्ति जिसमें हमने एंटी सैटेलाइट मिसाइल किया था। सो एक तरीके से हम अपनी प्रोग्रेस प्रूव कर रहे हैं। या इंडिया ने लाइक एक एग्जांपल आप और ये बता सकते हैं कि जैसे इंडिया ने अपना इंडिजीनियस जीपीएस बनाया, राइट? IRNSS, दैट इज द नाविक सिस्टम। ये क्यों बनाया? क्योंकि जब कारगिल वॉर हुआ था एट दैट टाइम यूएस डिनाइड इंडिया एक्सेस टू जीपीएस, राइट? यूएस ने इंडिया को एक्सेस नहीं दिया था जीपीएस के लिए, अपने मिलिट्री पर्पस के लिए। सो यू सी दैट हाउ टेक्नोलॉजी इज वाइटल। इनफैक्ट इसमें अनलिमिटेड एग्जांपल्स आ सकते हैं। इट इज ऑल अप टू यू कि कितना आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, कितना आपने आईआर के बारे में पढ़ा है और कितना टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है। ओके, काफी कंटेंट इसमें अवेलेबल है। सो इट इज ऑल्सो रिलेटिवली इजियर टॉपिक। सो ओवरऑल तो आप देख सकते हैं कि टॉपिक 5 वॉज ओनली एब्स्ट्रैक्ट 1, बट 6 and 7 is on repeated theme, right? And topic 8 is quite straightforward. So these are the easier topics, and overall one can say section B has been easier than section
ए, ओके, सेक्शन बी इज इजियर देन सेक्शन ए। सो अगर आपको यहां से एक चीज मैं बता रहा हूं, जब भी आप ऐसे का पेपर अटेम्प्ट करें, आप आठों के 8 क्वेश्चन पढ़े, और अगर सेक्शन बी इजियर है तो आपको पहले सेक्शन बी अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें आप कम टाइम में बहुत ही अच्छा ऐसे लिख लेंगे। फिर जब डिफिकल्ट वाला आएगा तो सेक्शन ए अटेम्प्ट करना, बिकॉज अगर आप सेक्शन ए अटेम्प्ट करते हैं और उसमें आप अच्छा ऐसे नहीं लिख पाते तो आपके पास सेक्शन बी के लिए भी टाइम कम बचता है, तो आपके दोनों ऐसे खराब होंगे। बट फर्स्ट में ये हो सकता है कि आप कम टाइम में बहुत अच्छा ऐसे लिख ले, वहां आपका माइंड थोड़ा रिलीफ में होगा, तो उस तरीके से सेक्शन ए में भी आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। सो अब आपने एक एनालिसिस देख लिया, सो आपको क्या करना चाहिए, राइट? अगर आप अभी एस्पिरेंट है और अगर आप नेक्स्ट ईयर लिखना चाहते हैं, सो आई एम श्योर आप नेक्स्ट ईयर सिर्फ प्रीलिम्स लिखने का तो नहीं सोच रहे होंगे। आई होप कि आप नेक्स्ट ईयर सोच रहे होंगे कि मैं एक रैंक लाऊं, आईएएस ऑफिसर बनूं। तो एसए के पेपर के लिए आपको नेक्स्ट ईयर क्या करना है? कुछ नहीं करना है यार, प्रैक्टिस करना है, बस प्रैक्टिस करना है। ऐसे के जो भी ऐसे के टॉपिक्स हैं यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं, उन पे ऐसे लिखिए, राइट? 2019 के उठा, ये इनफैक्ट ये जो आप 2020 के टॉपिक्स उठा लीजिए, 2019 के, 2018 के, ये 3 साल के ही आप टॉपिक्स उठाइए प्रीवियस ईयर के, और इसमें से फिलोसफिकल टॉपिक्स पे आप ऐसे लिखिए, राइट? एटलीस्ट एक ऐसे तो जरूर लिखिए एक वीक में। ये 3 टॉपिक्स दे आर 24, 8 8 8 24 24, ओके। और ले लीजिए तो 2017, दैट्स 32, ओके, 32 वीक्स, 32 टॉपिक्स। प्लीज राइट, ऐसे राइट करिए। और खाली ऐसे लिखने पे बात खत्म नहीं होती, यू हैव टू इवेल्युएट करना है उसको। सेल्फ भी इवेल्युएट करिए और दूसरों से भी इवेल्युएट करवाइए ऐसे, ओके। डू सेल्फ इवेल्युएट एंड ऑल्सो गेट इट इवेल्युएटेड बाय अदर्स। एंड लास्टली, जो भी फीडबैक यहां से मिले आपको, उसको यूज करके इंप्रूव करिए एंड अगेन राइट एसेज, ओके। So I hope this session is fruitful for you. I have told you how important the essay paper is. I have analyzed the essay paper of this year for you. I have told you that there is an emerging trend on philosophical essays. Okay, हर साल यूपीएससी philosophical essays पूछ रहा है, and I have told you कि अगर आप अगले साल दे रहे हो तो आप क्या कर सकते हो to score maximum marks in essay with minimum effort. That is, हर हफ्ते एक ऐसे प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर यूपीएससी पेपर से. So thank you very much for now. एंड प्लीज डू वन थिंग, आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि आप सेक्शन ए और सेक्शन बी में से कौन सा टॉपिक चूज करते एंड व्हाई, राइट? सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब प्रेप आईएएस फॉर सिमिलर मोर सेशंस ऑन analysis of previous year questions and more informative sessions, right? Thank you very much.